Hello everyone. In last video we discussed about the linkage and their types, and further we discuss about the T.H. Morgan experiment on the Drosophila. In case of the Drosophila experiment, Morgan select the three character. The first one was the body color, second one was the eye color, and the third one was the wings color. ठीक है. And he performed the three different type of crosses: first, second, and the third. First cross was between the body color and the eye color. Second cross was between the eye color and the wing size, and the third cross was between the body color and the wing size. And finally, he got the different type of parental and recombination value. In case of the first cross, parental value was the 98.7% and the recombinant was the 1.3%. In case of the second cross, parental combination was 62.8% and the recombinant value was 37.2%. And in the last one, third cross, parental value was 61.5 and the recombinant was the 38.5. ठीक है. तो ये तीन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेस थे जिसके अंदर हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकम्बिनेंट वैल्यू सामने निकल के आई थी. ठीक है. कभी भी जो रिकम्बिनेंट वैल्यू है वो कभी भी मोर देन 50 नहीं हो सकती है. मे बी 50 और मे बी लेस देन 50 बट नेवर बी मोर देन 50. और जितने ज्यादा डिस्टेंस होती जाएगी जीन के बीच में उतनी ही ज्यादा रिकम्बिनेशन वैल्यू, रिकम्बिनेंट परसेंटेज बढ़ती हुई जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पर हमने टाइट जीन और लूज जीन के बारे में बात करी थी. यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी डील करते हैं. परसेंटेज ऑफ रिकम्बिनेंट जीन मे बी 50% और लेस देन 50%, but never be more than 50%. कभी भी रिकम्बिनेंट की वैल्यू मोर देन 50 नहीं हो सकती है. ज्यादा से ज्यादा 50 हो सकती है. अगर कहीं पे भी वैल्यू मोर देन 50 गिवन, दैट्स मीन कंफ्यूज करने की कोशिश करने लग रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. उसके अलावा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बिटवीन द जीन, देन अमाउंट या फिर नंबर ऑफ रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल आल्सो गेट इंक्रीज. तो हम ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज रिकम्बिनेंट परसेंटेज इज इक्वल या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द जी. ठीक है. ये होते जाएंगे. और जो ये रिकम्बिनेंट बनते हैं, these recombinant formation take place due to the crossing over. जो मोर्गन था, that was the firstly proposed the crossing over term, that is the physical exchange of the chromosome या फिर DNA. ठीक है. तो मोर्गन was the first who proposed टर्म क्रॉसिंग ओवर, जिसने फर्स्ट टाइम क्रॉसिंग ओवर टर्म को रखा था शॉर्ट में, दैट इज आल्सो नोन एज द CO, टू डिस्क्राइब द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ DNA to lead the recombination, that is क्रॉसिंग ओवर. हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में भी बात करेंगे डिटेल से, सिलेबस में नहीं है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड द लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन. अभी हम यहाँ पर बात करते हैं अबाउट द लिंकेज मैप और क्रोमोसोमल मैप. जो मॉर्गन का जो स्टूडेंट था उसने इस रिकम्बिनेंट डाटा को यूज किया और जीन की पोजीशन को बताया कि हाउ जीन आर अरेंज ऑन द क्रोमोसोम. तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिंकेज मैप
और आल्सो नोन एज द क्रोमोसोमल मैप। मैप का मतलब नक्शा, जो आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे, पोजीशन के बारे में बताए, दैट इज मैप। ठीक है, तो हम यहां पर बात करते हैं लिंकेज, जेनेटिकल या फिर क्रोमोसोमल मैप is the linear representation of the sequences of sequence and relative distance भी बोल दें, relative distance of various genes present in a chromosome। ये होगा इसके डेफिनेशन लिंकेज मैप की या फिर क्रोमोसोमल मैप की। यानी ये क्या एक मैप है जो जीन को एक लीनियर मैनर में रिप्रेजेंट करता है कि डीएनए के ऊपर या फिर क्रोमोसोम में किस तरीके से जीन अरेंज होंगे, उनकी सीक्वेंस क्या होगी, और इवन उनके डिस्टेंस के बारे में भी बात करेगा। तो वो जो मैप होगा दैट इज द जीन मैप या फिर क्रोमोसोमल मैप आपका कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट जीन मैप वाज डिजाइन बाय द स्टुडवेंट इन 1911 ऑन द ड्रोसोफिला। तो नेक्स्ट, फर्स्ट क्रोमोसोमल या फिर लिंकेज मैप were prepared by किसके द्वारा, दैट इज स्टुडवेंट। STURTEVENT स्टुडवेंट इन 1911। ठीक है, जो स्टुडवेंट था दैट वाज द स्टूडेंट ऑफ द TH मॉर्गन। ठीक है, तो इसने डाटा TH मॉर्गन के यूज करे थे, लेकिन अरेंज करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, स्टुडवेंट को जाता है। ठीक है, तो स्टुडवेंट इन 1911 ऑफ ड्रोसोफिला का इसने जेनेटिक मैप तैयार किया था। ठीक है, तो जो ये लिंकेज मैप है दैट इज आल्सो नोन एज द क्रॉस ओवर मैप। linkage map also known as crossover map, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट बनने लग रहे हैं वो किसकी वजह से बनने लग रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर की वजह से बनने लग रहे हैं, तो इसलिए इसको क्रॉस ओवर मैप भी बोला है। ठीक है, और इसके अलावा जो जीन जितने पास होंगे वहां पर लिंकेज उतनी ज्यादा और रिकॉम्बिनेशन उतनी ही कम होगी, और इसकी जस्ट वाइस वर्सा कंडीशन होगी कि अगर जीन जितने दूर हैं तो लिंकेज कम और रिकॉम्बिनेंट उतनी ज्यादा मिलेगी। वो चीज हम पहले डिस्कस कर चुके। ठीक है, यहां पर हम ये बोलते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, हम डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, और हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं कि 1% रिकॉम्बिनेंट इज इक्वल टू द 1 मैप यूनिट, एक मैप यूनिट बोल सकते हैं, और आल्सो नोन एज द सेंटीमॉर्गन मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन भी बोल सकते हैं। अब कहां पर सेंटीमॉर्गन यूज करेंगे, कहां पे मैप यूनिट यूज करेंगे, वो दोनों देखते हैं। दैट इज सेंटीमॉर्गन। दोनों अलग अलग केसेस में यूज करी जाती है, कहां कहां पर यूज करी जाती है वो देखते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो 1 सेंटीमॉर्गन यूनिट है दैट इज यूज्ड फॉर यूकैरियोट्स के
मैप के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। और जो 1 मैप यूनिट है MU, दैट इज मैप यूनिट, दैट इज यूज फॉर द प्रोकैरियोट्स। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करेंगे तो यूकैरियोटिक है तो वहां पर आ जाएगा सेंटीमोरगन। और ये दोनों की दोनों यूनिट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं बिटवीन द जीन, ठीक है। तो बोथ यूनिट्स रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। दो जीन के बीच में कितने डिस्टेंस है उसको हम सेंटीमोरगन या फिर मैप यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द 1 सेंटीमोरगन, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं पे ऐसा भी मिलता है कि जो सेंटीमोरगन है 100%, दैट इज 100% क्रॉसिंग ओवर टर्म बाय मोरगन। 100% क्रॉसिंग ओवर टर्म किसके द्वारा दी गई? मोरगन के द्वारा दी गई। एंड 10% क्रॉसिंग ओवर इज नोन एज डेसी सेंटीमोरगन, जिसको शॉर्ट में DMB बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये M वर्ड यूज करा जाता है सेंटीमोरगन, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू देयर मास्टर। जो स्टूडेंट था उसने M जो मोरगन वर्ड है वो अपने गुरु के नाम पे डेडिकेट किया, क्योंकि उसने उससे काफी कुछ सीखा था और डाटा उसी की यूज करे थे। हम एक दो एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, कुछ डाटा है, तो हम उनको किस तरीके से अरेंज करके बता सकते हैं कि कौन सा जीन किसके पास में होगा, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे पे है, कौन कॉर्नर पे है। वो सारी चीज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो क्वेश्चन है एक, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ डाटा। यहाँ पर कुछ जीन ले रखे हैं ड्रोसोफिला के, जैसे ले रखे है S, C एंड EC जीन की जो बीच की रिकॉम्बिनेंट वैल्यू दे रखी, दैट इज 7.6। दूसरा दे रखा है EC एंड CV जो जीन है उनके बीच की जो वैल्यू दे रखी है, दैट इज 9.7% रिकॉम्बिनेंट। एंड लास्ट वन इज द SC एंड CV, इट्स वैल्यू इज द 17.3%, ठीक है। ये अलग अलग जीन है ड्रोसोफिला के। जैसे SC का मतलब देखे, दैट द स्क्यूट सेंटी ब्रिस्टल मिसिंग। EC का दे रखे दैट इज इकिनस रफ आई के लिए दे रखे। CV दे रखे दैट इज द क्रॉस विंगलेस, दैट इज फॉर द एब्सेंस ऑफ द विंग इन द विंग्स। अलग अलग कंडीशन यहाँ पर दे रखी है। अब ये पूछता है कि यहाँ पर हम किस तरीके से बताएं कि कौन सा जीन प्रेजेंट है पहले नंबर पे, कौन सा दूसरे पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, वो अरेंज करना है। जब भी आपको हमेशा ऐसी कंडीशन दी जाए तो सबसे पहले जहां पर रिकॉम्बिनेशन वैल्यू सबसे ज्यादा दे रखी है, हम सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इन सभी में से देखोगे 7.6, 9.7 एंड 17.3, तो सबसे ज्यादा जो रिकॉम्बिनेशन वैल्यू है वो किसकी है, दैट इज बिटवीन द SC एंड द CV। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख दें, दिस वन इज द SC। आप किधर भी ले सकते हो, SC या फिर CV, जिसे मान लो मैंने ऐसे ले लिया SC और CV। इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 17.3% हो गई। अब दूसरी दे रखी है, किसकी दे रखी है 9.7, दैट इज बिटवीन द EC एंड द CV। ये CV हो गया। अब EC हमारी कंडीशन बचती है। EC देखिए इधर भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, और इधर लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं पे भी एक तरफ हो सकता है। दोनों में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, दैट इज 9.7। आप अगर शुरू में कंफ्यूज हो तो दोनों तरफ लेके चल सकते हो, दैट इज 9.7%, ठीक है। अब आपने दोनों तरफ पॉसिबिलिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। अभी तीसरी कंडीशन है सबसे कम, जो सबसे लीस्ट है, दैट इज बिटवीन SC एंड द EC, दैट इज द 7.6। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास में 9.7 थी, इधर भी 9.7 थी। अभी SC की बात आती है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर दे रखी लोवेस्ट, दैट इज द SC एंड द EC। अभी
एससी हमारे पास में, ईसी भी आ चुकी है। ईसी के दो डाउट पोजीशन हमारे पास में, या तो इधर हो सकते हैं लेफ्ट में या फिर राइट में हो सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम एससी से कंपेयर करें तो यहां से अगर हम इसको मेजर करना चाहें बिटवीन द एससी एंड द ईसी, तो टोटल हमारे पास में कितनी थी? 17.3 थी, 17.3 थी। और एक सीबी और ईसी की सामने निकल के आ गया, दैट इज 9.7। माइनस करेंगे तो 13 माइनस 7 दैट इज 6। कितना बचा? 16। 16 में से अगर इसको माइनस कर देंगे 9 को तो कितना बचेगा? 7। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी दैट इज 7.6। अगर मान लो हम यहां से लेके चलते एससी और ईसी को मेजर लेके चलते तो आपके सामने पहले तो ये आता है आपका 17.3 और फिर ये कितना देखा आपका 9.7, तो आ जाता आपका ये 10.7, तो आता आपका 27 पॉइंट आता। ठीक है, तो यहाँ पर 27 तो गिवन ही नहीं है, तो मतलब ये जो पॉसिबिलिटी है राइट साइड में दैट इज द रॉन्ग वन। तो एग्जैक्ट जीन का अरेंजमेंट क्या हुआ? दैट इज राइट साइड में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा जीन है? दैट इज द एससी। दूसरे नंबर पे कौन सा जीन आएगा? दैट इज ईसी। और थर्ड वन जो लास्ट पोजीशन है वहां पर कौन सा आएगा? सीबी। तो अभी हमें इनकी डिस्टेंस के बारे में भी पता चल गया कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है दैट इज 7.6, यहाँ पर आपकी 9.7 और इस पूरे में कितनी? दैट इज 17.3। दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ। ठीक है, कि किसके बीच में कितनी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, कौन कहां पर अरेंज होगा, वो हर एक चीज हमारे सामने इधर निकल के आ जाती है। तो इसको बोलते हैं आप जेनेटिक मैप बोलते हैं। जैसे हमने कल क्रॉस देखा था, यहाँ पर भी कुछ डाटा गिवन थे रिकम्बिनेंट के, तो हम इनके अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है कि थर्ड क्रॉस किस किस के बीच में हुआ था? बताइए, बॉडी कलर था और विंग साइज था, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा वो इतना दे रखा है। दूसरा क्रॉस किसके बीच में था? वो भी चीज आपको क्लियर है, दैट इज बिटवीन द आई कलर एंड द विंग। अगर याद नहीं है तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ इधर। फर्स्ट क्रॉस था बिटवीन बॉडी कलर एंड आई कलर, दूसरा था बिटवीन आई कलर एंड द विंग साइज, और तीसरा था दैट इज बिटवीन द बॉडी कलर एंड द विंग साइज, इनके बीच में। तो इनके अकॉर्डिंग हम जीन भी ले सकते हैं और इनको अरेंज भी कर सकते हैं। अभी जो ये रिकम्बिनेंट सीक्वेंस निकल के आई है, मैं इनका जेनेटिक मैप आपको बनाना समझाता हूँ। लेकिन आप जब भी जेनेटिक मैप बनाओगे आप सबसे पहले किसका यूज करोगे? जो लार्जेस्ट यूनिट है, जो रिकम्बिनेंट वैल्यू है, उसका यूज करोगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे कुछ डाटा दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। क्वेश्चन ये है कि जो मॉर्गन ने क्रॉस किया उसमें रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी निकल गई थी। जो Y और M जीन के बीच की जो परसेंटेज थी रिकम्बिनेंट, दैट इज द 38.5%, इतनी। दूसरा था दैट इज बिटवीन द मिनिएचर एंड द वाइट के बीच में जो फ्रीक्वेंसी थी रिकम्बिनेंट, दैट इज 37.2% थी। तीसरी थी वहां पर दैट इज बिटवीन द बॉडी कलर दैट इज येलो एंड द आई कलर दैट इज व्हाइट, उसमें जो फ्रीक्वेंसी थी दैट इज 1.3। इनके अकॉर्डिंग आपको जीन का अरेंजमेंट करना है कि कौन सा जीन कैसे अरेंज होगा, वो चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमें जो हाईएस्ट रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है उसका यूज करना होता है। इन तीनों में से हाईएस्ट कौन सी? दैट इज 38.5। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दैट इज 38.5% ले लिया। और किस किस के बीच में? ये अभी ऊपर गिवन है, दैट इज बिटवीन द येलो एंड द मिनिएचर, जो रिड्यूस है, जो रिसेसिव थे कैरेक्टर, उनके बीच में। अभी दूसरी कंडीशन दे रखी है बिटवीन द मिनिएचर एंड द व्हाइट। मिनिएचर और व्हाइट के बीच में गिवन है। अभी देखिए ये मिनिएचर हो गया, व्हाइट आपका इधर भी आ सकता है और इवन इधर भी आ सकता है। आप किधर भी इसको ले सकते हो, क्योंकि अभी डाटा क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इसमें दोनों तरफ ले सकते हो, बाद में करेक्शन निकल के आ जाएगी। आपने मान लो व्हाइट इधर ले लिया और इधर लिख दिया आपने 37.2 ले लिया, 37.2। इधर भी आप ले सकते हो तो इसके बीच में भी लिख दोगे दैट इज 37.2%। ठीक है, बट यहां पर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ऐसा।
इतनी हो गई। अभी तीसरा देखिए येलो एंड द व्हाइट। अगर मान लो आप व्हाइट को इधर ले रहे हो, राइट साइड में ले रहे हो, व्हाइट इधर आ गया और येलो इधर आ गया, तो ये कितना हो जाएगा वो चीज आप देख सकते हो। 38.5 ये था, ठीक है, और ये जो 37.2 है वो ये हो गया, तो 7, 15 और 7, तो 75.7। तो मतलब येलो और व्हाइट के बीच का तो जो डिस्टेंस है वो कितना आना चाहिए, 75.7 आना चाहिए, बट ये तो दे ही नहीं रखा है। तो यहाँ पर दे कितना रखा है, दैट इज 1.3 दे रखा है। तो मतलब इसका जो अरेंजमेंट होगा वो किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। अब ये कैसे निकाल सकते हैं, येलो और मिनिएचर के बीच में कितना गिवन है, दैट इज 38.5 गिवन है, ठीक है, 38.5 गिवन है। मिनिएचर और व्हाइट के बीच में कितना है, दैट इज 37.2 है। तो येलो और व्हाइट के बीच में कितना बचा, इसको अगर माइनस कर दे तो निकल आएगा 5 - 2 दैट इज 3, 8 - 7 दैट इज 1, और इतना ही हमें यहाँ पर दे रखा है। तो ये जो जीन होगा वो आपको कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो अरेंजमेंट निकल के आया जीन का वो कैसे हो गया, दैट इज येलो, उसके बाद में फिर हमें क्या मिलेगा, व्हाइट, एंड लास्ट में द मिनिएचर। साइज आप लिखना चाहो तो 1.3%, दैट इज 37.2%। अगर टोटल रिकमेंडेंट की बात कर दो इसमें, दैट इज 38.5% निकल के। तो कुल मिला के ये जो क्वेश्चन आपके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, आपको जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप उनके बेसिस पे जीन को अरेंज कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन निकल के आता है कि राम श्याम के पास में इतने स्टूडेंट छोड़ के हैं, जो मोहन है वो राम से बाई और इतनी दूरी पे बैठा हुआ है, जो सीता है वो इतनी दूरी पे है। तो उसी टाइप से यहाँ पर इन चीजों को अरेंज करना है। सबसे पहले सबसे बड़े डाटा को हम यूज करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। जो ड्रोसोफिला पे गिवन था, अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दे रखी है। मैं पूरा क्वेश्चन ना लेके डायरेक्ट आपको फ्रीक्वेंसी दे देता हूँ, आपको वो अरेंज करना है, ठीक है। जैसे बी जीन है फॉर द ब्लैक बॉडी, और एक जीन ले रखा है दैट इज बीजी, दैट इज वेस्टिजियल विंग्स। उनके बीच की जो परसेंटेज दे रखी है रिकमेंडेशन, दैट इज 18%। दूसरा ले रखा है बिटवीन ब्लैक एंड द CN। CN is for the, that is किनाबार आइस, किनाबार आइस है, उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी दैट इज 9%, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट वन दे रखी दैट इज CN, किनाबार आइस एंड वेस्टिजियल विंग्स के बीच में दे रखी दैट इज 9.5% दे रखी, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी एलिमेंट्री बुक में गिवन है। कुछ एक दो और एक्स्ट्रा है जो दूसरे बुक्स और मॉड्यूल से करवा रहा हूँ आपको, तो वहां से भी आप ये देख सकते हो। अब इनका अरेंजमेंट आपको बताना कि आप कैसे करोगे। देखिए सबसे पहले वही आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। इन तीनों में से हाईएस्ट किसकी, दैट इज BNVG, कितने गिवन है, दैट इज 18% यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं बिटवीन द BNVG कितनी है, दैट इज 18% रिकमेंडेंट गिवन है। सेकेंड इज द 9.5 VG हमें दे रखा है और CN हमें लिखना है। CN आप कहीं पे भी ले सकते हो, लेफ्ट में भी ले सकते हो, राइट में भी, जैसे मैं आपको बोलता हूँ। लेकिन इस चीज का देख लेना, यहाँ पर जो हमारी तीसरी चीज बच गई वो B और CN के बीच में दे रखी है, और ये कम वैल्यू दे रखी है। मतलब अगर राइट हैंड में लिखेंगे तो वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, नियर अबाउट 27 पे चली जाएगी। तो जो CN है वो CN किधर आएगा, हमारा लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो CN आ गया आपका, दैट इज इधर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ गया, दैट इज 9.5, ठीक है, ये हो गया। तीसरा बच गया बिटवीन द B एंड द सिनेबर आई, कितना गिवन, दैट इज द 9। तो B हमारे पास में दे रखा है, CN आ गया, और दोनों के बीच में कितना जाएगा, दैट इज 9% आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ये आ गया, दैट इज 9 प्लस में
9.5, तो अगर टोटल करोगे तो आपका 18 पॉइंट कुछ निकल के आता है और 18 इधर गिवन है, ठीक है। वैसे तो एग्जैक्ट 18.5 निकल के आना चाहिए, बट यहाँ पर 18 दे रखा है तो भी सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये जीन अरेंज करने हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। अभी जो क्रोमोसोमल मैप है उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ कि इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होंगी। पहला आप इंपॉर्टेंस इधर देख लेते हैं मैप यूनिट की, ये क्रोमोसोमल मैप की। पहला जो हमें लोकेशन है अलग अलग जीन का उनका पता चलता है, लोकेशन ऑफ डिफरेंट जीन ऑन क्रोमोसोम, उसका पता चल जाता है। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि जो जीन है वो क्रोमोसोम पे लीनियर मैनर पे अरेंज है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूछ लेते कि किस तरीके से अरेंज है, तो जीन आर लीनियर अरेंजमेंट ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे लीनियर तरीके से अरेंज है, ठीक है। हमें उनकी सीक्वेंस का ऑर्डर का भी पता चला था, सीक्वेंस और ऑर्डर के बारे में पता चल जाता है कि पहले कौन सा आ रहा है दूसरा कौन सा, वो चीज में पता चल जाता है। फिर उसके बारे में हमें स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाएगा, जिसमें डिस्टेंस जितनी कम है वहां पर क्रॉसिंग ओवर उतनी कम और स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में भी पता चल जाता है हमें बिटवीन द जीन, ठीक है। हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि किसका लॉस होने का चांसेस ज्यादा है, जिसमें परसेंटेज ज्यादा गिवन है तो उसके लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा है, ठीक है। ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्रॉस ओवर प्रेजेंट है पॉपुलेशन के अंदर उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ द यूज ऑफ द क्रोमोसोमल मैप या फिर लिंकेज मैप, ठीक है। कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द क्रॉसिंग ओवर, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो जो कल की क्लास है वो 12th बोर्ड के सिलेबस में तो गिवन नहीं है, बट हाँ कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, वहां से क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो कल की क्लास है वो थोड़ी सी टिपिकल है, एक्स्ट्रा जाके देखेंगे, +2 लेवल से थोड़ा सा ऊपर का पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।